तो चलो शुरू करते हैं। तो मुझे पहले बताओ कि करना कैसे है, कि या तो मैं क्वेश्चन बोलूँ और तुम आंसर बता दोगे, या फिर इसमें आंसर भी है तो आंसर ही पढ़ने हैं। बता दो कोई। ये ऐसे इसमें आंसर्स भी है इसके। आंसर्स ही रीड कर दो फिर। ठीक है। तो सबसे पहले ये 2019 का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंट्रा प्लूरल और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है और उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होता है। जो हमारा प्लूरल कैविटी है, मतलब लंग्स के ऊपर प्लूरा है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। तो उन दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी में जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, क्योंकि पूरी थोरेसिक कैविटी को वो कवर करता है। नॉर्मल प्रेशर होता है -2.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन। सो एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पिरेशन कितना होगा, -2.5। एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन होगा -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन एट द एंड ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन क्या होगा, +50, और फोर्सफुल इंस्पिरेशन में +30। वैसे तो यही दो करते हैं। फिर क्या है कि ये नेगेटिव क्यों होता है हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर। दो रीज़न होता है। पहला रीज़न है कि देयर इज कांस्टेंट पंपिंग ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ द प्लूरल कैविटी एंड इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल स्पेस। एंड दूसरा कि हमारा जो प्लूरा होता है, दो प्लूरा है, पैराइटल और विसरल। पैराइटल की क्या टेंडेंसी होती है, चेस्ट वॉल को एक्सपेंड करना, और विसरल की क्या टेंडेंसी होती है, लंग को कोलेप्स करना। तो ये दो अपोजिट फोर्स है और ये दोनों अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, एक नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करके रखते हैं। सो इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर। सो इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एंड इट कीप्स द लंग इन्फ्लेटेड। एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर रेस्पिरेटरी पंप का काम करता है फॉर द वीनस रिटर्न। क्योंकि ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव विल एक्ट लाइक अ सक्शन पंप एंड ये वीनस ब्लड को बॉडी टुवर्ड्स हार्ट लेकर जाएगा एंड ये लंग्स को कोलेप्स नहीं होने देता। फिर है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो एक तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होंगे और एक पैथोलॉजिकल फैक्टर होंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, डीप इंस्पिरेशन। अगर मतलब यही देखो ना कि नॉर्मल इंस्पिरेशन में तो -2.5 है और फोर्सफुल इंस्पिरेशन में -30 है, तो डीप इंस्पिरेशन इफेक्ट करेगा। ग्रेविटी इफेक्ट करेगी कि अगर हाँ, क्योंकि ग्रेविटी बेस पर है, हाँ, तो बेस पर नीचे सारे फोर्स लगेंगे, तो जो इंस्पायर्ड गैस है वो एपेक्स में ज़्यादा जाएगी। वोल्साल्वा मैन्यूवर क्या होता है कि जब हम मुंह बंद करके हाँ, इसका यही मतलब होता है कि हम मुंह बंद करके इंस्पिरेशन करते हैं एंड फिर एक्सपिरेशन करते हैं, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर +50 तक इंक्रीज हो जाता है। एंड इससे क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर विल डिक्रीज एंड वीनस रिटर्न टू राइट एट्रियम विल डिक्रीज एंड सेंट्रल वेन विल कंप्रेस इन द थोरैक्स। पैथोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, पायोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स। और एम्फिसीमा में क्या होगा, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो लंग का फोर्स होता है, लंग का इनर टेंडेंसी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आउटवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा चेस्ट वॉल की रिकॉइल का, इसलिए बैरल शेप चेस्ट होती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर का प्रेशर। तो ये क्या, लंग एल्वियोलाई के अंदर का प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इट इज़ नेगेटिव एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इट इज़ पॉजिटिव एंड एट रेस्ट इट इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका कर्व कुछ ऐसे होता है ना। चेंज क्या आता है, एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन -1 और नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद +1 और रेस्ट में 0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिग्निफिकेंस क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलर एयर और ब्लड में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एल्वियोलाई के इन एंड आउट फ्लो ऑफ एयर करवाता है। तो इसका भी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, पहला तो वेलसाल्वा मैन्यूवर होता है, वही पहले वाला। और दूसरा है मूलर मैन्यूवर।
मूलर मैन्योवर में क्या होता है कि जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड क्या सारे सेम है। अच्छा इसमें उल्टा है, उसमें डिक्रीज वेनस प्रेशर, इसमें इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, रिड्यूस्ड पेरिफेरल वेनस प्रेशर एंड सेंट्रल वेन एंड राइट एट्रियम विल डायलेट। ठीक है, उसके बाद है कि रोल इन रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी और थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंड इसकी वजह से इंट्राएल्वियोलर प्रेशर विल डिक्रीज एंड एयर विल कम इनटू द लंग। एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन क्या होगा, जो एल्वियोलाई के अंदर का प्रेशर है वो -1 mmHg हो जाता है, एंड जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो -6 mmHg हो जाता है। एक्सपीरेशन में इंट्राएल्वियोलर इज +1 एंड इंट्राप्लूरल इज -2.5, और इसकी वजह से क्या होगा, एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी बनाया हुआ है कि हाँ कि इंस्पिरे ये तो है हमारा कौन सा प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है पहले वाला, क्योंकि देखो पहले ज़ीरो है, एट रेस्ट ज़ीरो है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर इंस्पिरेशन में -1 हो गया एंड एक्सपिरेशन में +1 हो गया। उसके बाद है ये कौन सा हमारा प्रेशर है, ये है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पहले -2.5 है एंड फिर -6 हो गया। एंड ये क्या है, हाँ ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन में फिर कितनी हो जाएगी 0.5 लीटर, एंड फिर ये नॉर्मल हो गया एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन 0 हो गई। फिर है ड्रोवेलेबल डायग्राम, पहला एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सोल्ट। तो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन होता ही क्या है, एंट्रोहिपैटिक का मतलब लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर किसका सर्कुलेशन होगा, बाइल एसिड का, और बाइल एसिड लीवर में कहाँ से आए, सबसे पहले इंटेस्टीन से किधर जाएंगे वो पोर्टल ब्लड में, और वहाँ से जाएंगे लीवर में। लीवर में हिपैटोसाइट उसे ले लेगा एंड फिर उसे रीसिक्रेट कर देगा, एंड दिस इज नोन एज एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। So in the intestine, bile salts are absorbed actively using sodium dependent transport protein, एंड इंटेस्टाइन में किधर होती है, इलियम में होती है इसकी ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज हाईली एफिशिएंट delivering more than 90% of the bile salt to the portal blood. Once in the liver, they are taken up by blood using sodium taurochlorate co-transporting peptide and organic anion transport protein. तो लीवर में दो चैनल्स आएंगे, सोडियम टोरोक्लोरेट को ट्रांसपोर्टिंग पेप्टाइड और ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। लीवर में कैनालिक्यूलस होते हैं, एट द कैनालिक्यूलस बाइल एसिड्स आर सिक्रीटेड थ्रू, उसमें भी दो आएंगे, एक तो बाइल सोल्ट एक्सक्रीटरी पंप और दूसरा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन 2। तो इसमें क्या था कि एंटीरोहेपेटिक है, बाइल सोल्ट की सर्कुलेशन है लीवर के अंदर, इंटेस्टीन में इलियम से आई सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, और 90% इलियम के थ्रू पोर्टल ब्लड में चली गई। लीवर में मतलब ब्लड टू लीवर कैसे जाएगी, दो ट्रांसपोर्टर से, एनटीसीपी और ओएटीपी, और लीवर के अंदर आ गई तो कोनालिक्यूलस से लीवर से बाहर कैसे जाएगी, बीएसईपी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन 2। ये इन्होंने बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म दिखाया है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जब कैटाबॉलिज्म होती है तो बिलीवर्डिन बनता है, और बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है। ब्लड में ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में एल्ब्यूमिन से बाउंड होता है, एंड लीवर में ये कॉन्जुगेट हो जाता है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जाता है बाइल में, बाइल के थ्रू जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से बनेगा यूरोबिलिनोजन, एंड यूरोबिलिनोजन से क्या बनेगा, स्टेकोबिलिन, और स्टेकोबिलिन चला जाएगा फीसिस में। अब ये जो हमारा ये वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये इधर बाइल एसिड होगा तो वो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस लीवर में चला जाएगा, एंड लीवर में से दोबारा यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये था हमारा एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सोल्ट्स। उसके बाद है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म तो हमें पता है सोडियम पोटेशियम पंप का क्या होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कहाँ से शुरू होगा। हाँ, तो पहला ये है कि जो साइटोप्लाज्मिक सोडियम है वो, अच्छा ठीक है,
ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। और ये है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम किधर होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। सो साइटोप्लाज्मिक सोडियम विल बाउंड टू सोडियम पोटेशियम ATPase, एंड इससे क्या होगा? देयर विल बी फॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP। उसके बाद क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन विल कॉज प्रोटीन टू चेंज इट्स शेप, एंड शेप से क्या होगा? ये क्या है? अच्छा हाँ, शेप से क्या होगा? जो सोडियम है वो साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाएगा एंड सोडियम विल बी एक्सपेल्ड आउटसाइड, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम है वो इसे बाउंड कर जाएगा। एंड जब पोटेशियम बाउंड करेगा तो क्या है? जो फॉस्फेट बॉन्ड था ADP प्लस फॉस्फेट बॉन्ड, वो फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज हो जाएगा एंड लॉस ऑफ फॉस्फेट विल रिड्यूस द ओरिजिनल कन्फर्मेशन। तो जो पोटेशियम है वो रिलीज हो जाएगा एंड सोडियम साइट्स आर रेडी टू बाइंड टू सोडियम अगेन। उसके बाद हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज कौन से होते हैं? एम्फिसीमा और ब्रोंकियल अस्थमा। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में तो ये डायग्राम ही है कि जो नॉर्मल हमारा फ्लो वॉल्यूम कर्व होता है वो कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस और ये फ्लो वॉल्यूम कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में क्या होता है? सबसे पहले तो मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। सबसे पहले तो इसकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सपीरेशन है ये कॉन्केव हो जाएगा एंड इसे कहते हैं डॉग लेग अपीयरेंस, और इसकी विड्थ भी कम हो गई एंड ये पूरी विड्थ कम हो जाएगी और हाइट डिक्रीज हो जाएगी, एंड जो FeV1 और FVC का रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इतना ही है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में क्या है कि फ्लो वॉल्यूम कर्व लुक्स लाइक अ नॉर्मल कर्व बट इट इज स्मॉलर इन ऑल द डायमेंशंस। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लो होता है, फ्लो इज डिक्रीज और विड्थ इज डिक्रीज, लेकिन जो FeV1 बाय FVC का रेशियो है वो या तो नॉर्मल होगा या हाई होगा, बट देयर इज रिडक्शन इन टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम PCT। तो ये क्या है? हमारा ल्यूमन है। ये क्या हमारा ल्यूमन है? ये हमारी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी है। हम्म ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एक बार दोबारा करवा देना। ठीक है। तो देखो, जो नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम कर्व होता है, फ्लो वॉल्यूम कर्व का क्या मतलब है कि हम जब FeV1 का कर्व लेते हैं तो जैसे हमने किया था क्लास में कि एक बार तो पूरी तरह फोर्सफुल इंस्पायर करेंगे एंड फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन से कर्व आएगा, तो वो होता है हमारा फ्लो वॉल्यूम कर्व। तो जो नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम कर्व है वो ऐसा दिखता है जैसा ग्रीन में है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से हम पूरी तरह एक्सपायर नहीं कर सकते, ना पूरी तरह इंस्पायर कर पाते हैं। तो अभी जैसे, तो इसमें कर्व कैसा आएगा? पहले तो हमने इंस्पिरेशन की लेकिन हम पूरी तरह इंस्पायर नहीं कर सकते, इसलिए जो हाइट है वो बहुत छोटी होगी। फिर जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये कर्व लीनियरली नहीं जाता, कॉनकेव हो जाता है। एंड उसके बाद फिर ये नीचे जब जाएगा तो इसकी विड्थ और लेंथ दोनों ही कम होगी और इसकी देखो शेप अलग सी है, मतलब शेप इसकी नॉर्मल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एंड ये वाला जो पैटर्न होता है इसे हम कहते हैं डॉग लेग अपीयरेंस। और इसमें ये जो रेशियो है ये डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना तो हम कहते हैं कि रेट्स आर अफेक्टेड मोर देन वॉल्यूम। तो जो FeV1 है, मतलब इन 1 सेकेंड, वो रेट है, और जो FVC है वो वॉल्यूम है। तो जो रेट है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा, इसीलिए जब न्यूमरेटर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो ये पूरा रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव डिसीज में क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बस हम ना तो ठीक तरह इंस्पायर कर पा रहे हैं और ना ही हम ठीक तरह एक्सपायर कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, हमारी जो लंग की वॉल है वो एक्सपेंड ही नहीं कर पा रही, तो इक्वल अमाउंट में इंस्पायर भी नहीं कर पाएंगे, इक्वल अमाउंट में इंस्पायर भी नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा फ्लो वॉल्यूम कर्व है वो नॉर्मल जैसा ही दिखता है लेकिन छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें रेट भी उतना अफेक्ट होगा, वॉल्यूम भी उतनी अफेक्ट होगी, इसीलिए जो रेशियो है वो मोस्टली नॉर्मल ही होता है लेकिन कभी कभी हाई हो सकता है।
और इसमें जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये मतलब अगर मान लो कि नॉर्मल लंग हमारा एक्सपेंड कर सकता है 5 लीटर तक, लेकिन अगर उसकी फाइब्रोसिस हो गई तो वो सिर्फ 3 लीटर तक एक्सपेंड करेगा, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज डिक्रीज्ड। ठीक है, आगे समझ। हाँ, थैंक यू। तो उसके बाद हमारा पेरिट्यूब्यूलर, अच्छा क्या है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। तो उसमें क्या है कि ये है हमारा ल्यूमन, किसकी, पीसीटी की ल्यूमन, और ये हमारी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी जो ब्लड लेकर आ रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने जो खाना खाया उससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया एंड वो किधर आया, हमारा पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी में। नहीं, एक मिनट, सॉरी, उल्टा कह रही हूँ। जब हमने खाना खाया तो वो ग्लूकोज इधर आया, हमारा ल्यूमन में आया ग्लूकोज। तो ल्यूमन में ग्लूकोज है, ल्यूमन से पीसीटी के सेल में ग्लूकोज जाएगा थ्रू सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। तो सोडियम तो अपना सोडियम पोटेशियम एटीपीएस से पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी में चला जाएगा, और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से किधर चला जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। तो ग्लूकोज में हमें क्या याद रखना है, सिर्फ ये कि पीसीटी के ल्यूमिनल साइड पे सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर से जाता है एंड फिर उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाती है इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो सिर्फ डायग्राम था बस। उसके बाद है डिफाइन ब्लड प्रेशर और उसका शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑफ द वेसल वॉल। हाँ, तो ब्लड, ठीक है, ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं, इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली रेफर टू सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, और जो शॉर्ट टर्म कंट्रोल होता है दैट इज मोस्टली रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है विच एक्ट फ्रॉम सेकेंड्स टू मिनट्स। ठीक है, तो सबसे तो इसमें क्या होता है, दो रिफ्लेक्स होते हैं, एक तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है और एक कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। तो ये मैं वैसे बता देती हूँ, क्या होता है कि मतलब मान लो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा कि एक तो कैरोटिड साइनस होता है और एक आवर्टिक साइनस होता है, वो उन दोनों को स्टिमुलेट करेगा एंड कैरोटिड से 9th क्रेनियल नर्व सिग्नल लेकर जाएगी और आवर्टिक से 10th क्रेनियल नर्व सिग्नल लेकर जाएगी। तो ये सिग्नल जाएगा सबसे पहले न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस के पास। तो इसमें, हाँ, तो ये मैं वो वाला डायग्राम ही भेज दूंगी, इसमें तो बेकार से पॉइंट्स लिखे। ठीक है, तो वो जाएगा न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस के बाद। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस क्या करेगा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस को स्टिमुलेट करेगा। अब न्यूक्लियस एम्बिगुअस का काम होता है हार्ट रेट को डिक्रीज करना, वो वेगस के थ्रू हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस से दूसरा काम क्या होता है, वो जाता है हमारा कार्डियक वेग, अच्छा, ये जो हमारा न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ना, उसका दूसरा नाम होता है कार्डियक वेगल सेंटर। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि जो हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस है वो इनहिबिट करता है हमारा कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर को। ठीक है, तो उसका नॉर्मल काम क्या होता है कि वो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि वो इनहिबिट हो रहा है तो इसलिए बीपी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा है, अब ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि ये जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है ये स्प्रे लाइक नर्व एंडिंग्स होते हैं एंड बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स किधर होता है, आर्क ऑफ आर्टा जो कि 10th क्रेनियल नर्व से जाते हैं, नोन एज डिप्रेसर नर्व, और कैरोटिड साइनस से 9th क्रेनियल नर्व लेकर जाती है जिसे कहते हैं हैरिंग नर्व। तो इसमें अलग चीज़ यही है, 10th को कहते हैं डिप्रेसर और 9th को कहते हैं हैरिंग नर्व। ये स्टिमुलेट कब होते हैं, विद इन द मीन ब्लड प्रेशर ऑफ 60 to 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड ये करेक्ट कर देते हैं अप टू 2/3 fall in blood pressure. The physiological effect is to decrease the blood pressure by decreasing the discharge from baroreceptor. एंड इसमें क्या होता है कि दे डिक्रीज फीडबैक इनहिबिशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस, इंक्रीज द सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज। पता नहीं क्या लिखा है, देखो इसका मतलब यही है कि जो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस है उसके अंदर एक वेजोमोटर सेंटर होता है। अरे यार,
ये पता नहीं, देखो सच्ची में इसका लाइन का मतलब क्या है, जो मैंने कहा है वो सही था, पता नहीं। तो देखो नेट इफेक्ट क्या होता है, वेजोडाइलेशन, जो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है अलोंग विद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। एंड इससे क्या होगा कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा और कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ वेगस। तो इसका मैं पूरा फ्लो चार्ट ग्रुप पे भेज दूंगी। ये लाइन का मतलब मुझे नहीं समझ आया इन्होंने क्या लिखा। कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं वो भी आर्क ऑफ आर्टा और कैरोटिड आर्टरी में होते हैं। उन्हें लेकिन हम क्या कहते हैं, आर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। ये स्टिमुलेट होते हैं। हाँ यही लिखा होगा इन्होंने, पता नहीं क्यों लिखा है बेवजह ऐसी चीज़ें। चलो, आर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। Decreased inhibition means stimulation resulting in sympathetic discharge। अच्छा क्या लिखा था इन्होंने, डिक्रीज्ड इनहिबिशन। हाँ तो ठीक है ना, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस स्टिम्युलेट हो जाएगा, लेकिन वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज थोड़ी ना करवाएगा, वो तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इनहिबिट करवाता है। इनहिबिशन इज एक्टिंग बाय वेगस। ठीक है ठीक है, समझ आ गया ना ये सब कुछ, नहीं समझ आया तो बता देना। उसके बाद क्या है कि ये जो आर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी है ये स्टिमुलेट कब होती है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mm ऑफ मर्करी से डिक्रीज हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज बिलो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो उसके बाद क्या होगा, अकर्स द ब्लड सप्लाई टू द हाईली वेस्कुलर कीमो रिसेप्टर डिक्रीजेस। अच्छा उनके पास ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो लोकल कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे विच विल स्टिमुलेट दिस पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर से जो डिस्चार्ज है वो वेजो मोटर सेंटर के पास जाएगा और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, फिर होता है CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स। ये होता है जब ब्लड प्रेशर फॉल्स फ्रॉम 15 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पेज किधर गया अगला, 93। एक मिनट रुको, मैं बुक में देखती हूँ पेज। अच्छा तो इसमें वो पेज की फोटो रह गई है, मैं बता देती हूँ, सुन लो कि ये CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स क्या होता है। CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स तब होता है जब ब्लड प्रेशर फॉल्स फ्रॉम 15 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसको हम लास्ट डिच स्टैंड भी कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाएगा। और अगर सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाता है तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो वो वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे एंड वेजोमोटर सेंटर फिर हार्ट रेट और आर्टीरियल बीपी को इंक्रीज कर देगा। एंड इससे क्या होता है कि ये इतना इफेक्टिव होता है कि वो 10 मिनट में ब्लड प्रेशर को 250 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसमें यही है। फिर हाइपरटेंशन पे नोट लिखना है, तो हाइपरटेंशन क्या होता है, इंक्रीज इन द सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, systolic greater than 140 and diastolic greater than 90. So hypertension due to any unknown cause is known as essential hypertension और प्राइमरी हाइपरटेंशन। मेजर कोज क्या होता है हाइपरटेंशन के, सीडेंट्री लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी। हाइपरटेंशन का करेक्टराइजेशन क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन लेवल्स आल्सो इंक्रीज। ठीक है, इसमें इतना ही है, बाकी वो मैं पेज तुम्हें भेज दूंगी। ठीक है, उसके बाद है इसमें मतलब जो क्वेश्चंस रह गए ना वो मैं भेज दूंगी। उसके बाद है कि जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम है एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन प्रीलोड, आफ्टर लोड और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो उसके बाद है कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वही आफ्टर लोड होती है, एंड आफ्टर लोड इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब जितना ज़्यादा आफ्टर लोड होगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उतनी कम स्ट्रोक वॉल्यूम होगी। इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द स्ट्रोक वॉल्यूम so that at the end of systole more blood remains in the ventricles। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। Act as molecular switches inside the cell. They are involved in transmitting signal from a variety of stimuli outside the cell to its interior. Their activity is regulated by factors that control their ability to bind to and hydrolyze GTP to GDP. When they are bound to GTP, they are on, and when they are bound to GDP, they are off. G protein belong to larger group of enzymes which are known as GTPase. And G protein का नाम क्यों ऐसा दिया गया? Because they have ability to bind to guanine nucleotide. Guanine nucleotide. तो इसमें भी इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया। ठीक है, तो देखो जी प्रोटीन पाथवे होता क्या है कि जो हमारा जी प्रोटीन होता है उसकी 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अब जो हमारी अल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी से बाउंड होती है। तो क्या होता है कि जब हमारे सेल के ऊपर कोई स्टिमुलस आता है तो ये जी प्रोटीन रिसेप्टर जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड जो अल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी के जगह जीटीपी से बाइंड होकर हट जाती है, डिटैच हो जाती है। एंड ये जो अल्फा सब यूनिट है वो बहुत सारे बाकी रिएक्शंस करवाती है। जैसे वो सबसे पहला रिएक्शन करवाती है कि ट्रांसक्रिप्शन करवाने लग जाती है कई फैक्टर्स की, जिससे कि इफ़ेक्ट होता है। दूसरा रिएक्शन वो क्या करवाती है, सेकेंडरी जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, तो इसका एक बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है बुक में, वो देख लेना। फंक्शन क्या है जी प्रोटीन का? सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है कि मैकेनिज्म बाय विच many hormone, neurotransmitter and endocrine and paracrine factor regulate cellular function। एंड ये जो केमिकल सिग्नल है, केमिकल सिग्नल्स आर मोस्ट ऑफन hormones और neurotransmitter, each of which bind to receptor। Therefore, the tissue that respond to more than one chemical signal must have different receptors, each of which can be linked to adenylyl cyclase। और जो modulates CAMP formation, इसका क्या मतलब है कि जो भी मैंने कहा ना कि अल्फा सब यूनिट GTP से अटैच होकर डिटैच हो जाती है बाकी पूरे कॉम्प्लेक्स से, तो उसका दूसरा काम क्या होता है कि वो एडिनाइलाइल साइक्लेस को जाकर एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से ATP से CMP बन जाता है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, ये कैल्शियम मोबिलाइजेशन करवाती है, एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करवाएगी एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करेगी। तो अब देखो एराकिडोनिक एसिड का रिलीज हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि एराकिडोनिक एसिड क्या बनाता है? आइकोसानोइड्स। उससे है कि ये जो मैकेनिज्म which G protein G activates protein provide for amplification, reversal of action and continued monitoring of incoming signal। अब G protein coupled receptors का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? उनके पास एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइगेंड बाइंडिंग रीजन है, 7 transmembrane helix है एंड एन इंट्रासेल्यूलर डोमेन विच विल इंटरेक्ट विद द G protein। मेन चीज़ तो बताई नहीं, तो इसमें वो भी लिख देना कि इसकी 3 सब यूनिट्स होती है और कैसे काम करते हैं। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वीनस रिटर्न। तो 1 मिनट रुको सर। ठीक है, तो ये था हमारा 2019 का पेपर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। करे आगे। यार वो जी प्रोटीन वाला ही थोड़ा समझ नहीं आया। क्या बताऊँ उसमें? वो उसका मैकेनिज्म जो था ना कि मतलब पूरी उसका हाँ, जो इसमें नहीं लिखा वो वाला ना। करता है वो। हाँ, तो देखो उसमें क्या होता है कि जो हमारा जी प्रोटीन होता है ना, जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा और गामा। और ये जो अल्फा सब यूनिट होती है ना, ये परमानेंटली अटैच्ड होती है GDP से,
और ये क्या होता है, ये जैसे मान लो यही है हमारा, इसी से बताती हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा इंट्रासेलुलर डोमेन है जी प्रोटीन रिसेप्टर का, और इसके साथ जी प्रोटीन लगा है जिसकी 3 सब यूनिट है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा अटैच्ड है जीडीपी से। तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर आ गया हमारा रिसेप्टर, ओ सॉरी स्टिमुलस आ गया, या कोई भी लाइगेंड आ गया, कोई हार्मोन आ गई, तो क्या होगा, इधर होगा कुछ चेंज होगा जिसकी वजह से जीडीपी की जगह जीटीपी आके लग जाएगा। एंड जैसे ही इसके पास जीटीपी आता है, ये अल्फा सब यूनिट डिटैच हो जाती है। डिटैच होकर वो 3 काम करती है। पहला काम, वो एडिनाइलाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है जो एटीपी से सीएमपी बनाएगा। दूसरा काम वो करती है कि जो हमारे सेकंड क्या कहते हैं उसे, सेकेंडरी मतलब जो होते हैं ना, कि जैसे कैल्शियम होता है अंदर जाके, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइगेंड, पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम नहीं है। हाँ हाँ, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है वो, ठीक है। दूसरा काम ये, और तीसरा, हाँ, और तीसरा काम कि वो कैल्शियम की मोबिलाइजेशन करवाता है। कैल्शियम की मोबिलाइजेशन करवाएगा तो कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस करवा देगा। तो ऐसे वो 3 काम करता है। तो यही मैकेनिज्म तो बुक में यही दिया हुआ है, इन्होंने ये पता नहीं फालतू कहाँ से ढूंढ के लाया ये। तो मतलब फंक्शन ऑफ जी प्रोटीन, एक तो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया, और कि सिग्नल को लेकर आएगा, सीएमपी फॉर्मेशन इसी से हो गया, कैल्शियम मोबिलाइजेशन भी करवाता है, अरेकिडोनिक एसिड की रिलीज कराएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करेगा क्योंकि कैल्शियम को मोबिलाइज करवा रहा है। तो बस यही है इसमें। और कुछ पूछना? नहीं, ठीक। हाँ ठीक है, तो अगला करते हैं। अगला हमारा, अच्छा ये रहा वो वाला पेज जो पहले छूट गया था, हाइपरटेंशन वाला। तो ये कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि इफ पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन टू सिम्पथेटिक सलाइवरी ग्लैंड इज इंटरप्टेड तो क्या होगा। तो अगर हम जो सलाइवरी ग्लैंड है, तो हम पहले देखेंगे कि पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन का काम ही क्या होता है। इट रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ वोटरी सलाइवा with reduced salivary amylase, and Q, because this is due to activation of acinar cells and dilation of blood vessels by the parasympathetic fibers। तो अगर पैरासिम्पथेटिक सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड की एट्रोफी होगी जिसकी वजह से देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन फ्रॉम द एसिनाई। और ये पैरासिम्पथेटिक सप्लाई इनहिबिट कौन करता है, एट्रोपिन और ड्राइंग ऑफ माउथ। फिर है, अगर हम NSAID देते हैं तो GFR पे क्या इफेक्ट होगा, और किसे दे रहे हैं, हु हैव इम्पेयर्ड रीनल सर्कुलेशन। सो NSAID क्या होता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है एस्पिरिन। तो इसका काम क्या होता है, ये हमने उसमें पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, कि इनहिबिट करता है 2 प्रोस्टाग्लैंडिन को, PGI2 को और PGE2 को। PGI2 का काम होता है कि इट रेगुलेट्स रीनल वस्कुलर टोन, और PGE2 का काम होता है कि इट रेगुलेट्स सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट इन द हेनलेस लूप, and it moderates water transport and the medullary blood flow. Thus, when given in the renal compromised patient, तो क्या होगा, it will decrease the GFR। क्यों, क्योंकि जो रीनल वस्कुलर टोन है वो डिक्रीज हो रही है, एंड ये क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर रहा है। तो देयर विल बी डिक्रीज्ड यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन, एक्यूट रीनल फेलियर, सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शंस। एंड अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उनमें क्या होगा, इडीमा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, what will happen to various components of stored blood if it is not stored at proper temperature। So if not stored at proper temperature, it will result in loss of therapeutic efficacy and reduces the lifespan of blood component due to bacterial overgrowth। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा बैक्टीरिया उतना बढ़ेगा, एंड इट रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ द ब्लड कॉम्पोनेंट। तो इंडिविजुअली क्या होगा इनमें, अगर देर इज होल ब्लड, तो स्टोरेज ऑफ होल ब्लड एंड रेड सेल कॉन्सेंट्रेट मस्ट ऑलवेज बी बिटवीन 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, फ्रीजिंग इंजरी विच विल लीड टू हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स,
and transfusion of hemolyzed blood can cause fatal consequences. अगर temperature is above 6 degrees Celsius, it will result in overgrowth of non-specific bacteria which may enter the blood during the collection or component preparation. दूसरा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या है कि टू मेंटेन द कोएगुलेशन फैक्टर्स इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर एट प्रॉपर टेम्परेचर. So storage of platelet at 22 degrees Celsius with maintenance of pH above 6.8. तो ये पता नहीं याद करना नहीं करना, ये तो करना ही है. मतलब होल ब्लड को कितने में करते हैं? 2 to 6 डिग्री में. 2 से कम है तो हीमोलिसिस हो जाएगा, 6 से ज़्यादा है तो बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाएगी. ये सारे पेज के उल्टे हुए पड़े हैं. ठीक है, तो ये पेज इधर आ गए हैं. तो ये हम यहाँ से करते हैं. ये पिछले पेपर का ही है, 2019 का ही है. तो पहले अनीमिया. अनीमिया क्या होता है? अनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर विच इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन काउंट, रिड्यूस्ड रेड सेल काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम. तो क्या क्या कम हो रहा है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी और पीसीबी. तो क्लासिफिकेशन पहली होती है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? एक साइड पे लिखना है नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक बेस्ड ऑन साइड, एंड दूसरे साइड पे हम लिखेंगे नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, एंड फिर ये 4 बन जाएंगे. तो ये सिर्फ ये नाम याद रख लेना, ये तो याद होंगे भी नहीं. इसमें ये तो देखो नाम से पता चल जाएगा साइज नॉर्मल है या लार्ज है, मैक्रोसिटिक माइक्रोसिटिक, और कलर से पता चल जाएगा नॉर्मल है, और हाइपोक्रोमिक है तो कलर इज लेस. फिर है ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स कोर्स. तो हेमरेजिक अनीमिया, हेमरेज की वजह से. हीमोलिटिक अनीमिया, हीमोलिसिस की वजह से. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसे आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी. एप्लास्टिक अनीमिया, बोन मैरो का डिसऑर्डर. अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रीनल फेलियर के बाद. ठीक है, तो इतना देखो, ये तो याद होगा नहीं मोर्फोलॉजी वगैरह. हुए तो कर लेना, ये मैं भेज दूंगी. हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन ही क्या है? अनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? इंक्रीज्ड बीएमआर, स्प्लीनोमेगाली, लीवर एनलार्जमेंट एंड डिसफंक्शन मेनली इन द सिकल सेल अनीमिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एट्रोफी ऑफ लंग पेपिले इन द पर्निशियस अनीमिया, necrotic lesion in pharynx and mouth, change in stool color from brown to black, impaired renal function और उसकी वजह से albumin urea, pale skin and mucous membrane, thin and dry skin, loss of elasticity, brittle nails, loss, thinning and early grayness of hair, hemolytic anemia में yellow color of skin, disturbance of menstrual cycle using menorrhagia, oligomenorrhea और amenorrhea, increased heart rate and cardiac output, increased velocity of blood flow, angina or heart attack, dyspnea, headache, restlessness, irritability, dizziness, vertigo, loss of concentration. बहुत सारे हैं, मतलब ठीक है, हो जाएंगे आज. उसके बाद है व्हाट इज द म्यूकोजल बैरियर ऑफ स्टमक. म्यूकोजल बैरियर को हम बाइकार्बोनेट बैरियर भी कहते हैं. तो वो ये म्यूकोजल बैरियर है, मतलब म्यूकस होगी. म्यूकस सिक्रीट कौन करता है? म्यूकस सेल, एंड म्यूकस इज रिच इन बाइकार्बोनेट. इट इज जेल लाइक एंड एल्कलीन. एल्कलीन क्यों है? क्योंकि बाइकार्बोनेट है. एंड म्यूकस इज जेल लाइक. इट विल प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम एसिड डैमेज एंड प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द पेप्टिक डाइजेशन. फिर है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक क्या होता है? तो देखो, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक क्या होता है कि मान लो हमारा जीएफआर बढ़ गया. अगर जीएफआर बढ़ गया तो क्या होगा? जो हमारा पीसीटी है और डीसीटी है उसमें वाटर की, सोडियम की, क्लोराइड की, सबकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी. तो मैक्यूला डेंसा सेल में सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, तो वो सोडियम मैक्यूला डेंसा सेल के अंदर चला जाएगा. मैक्यूला डेंसा सेल के अंदर क्या होगा? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अगर एटीपीएस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एटीपी से एडिनोसिन बनने लगेगा. और जो एडिनोसिन है वो क्या करेगा कि जो हमारा एफेरेंट आर्टीरियोल होता है ना,
उसके अराउंड जो स्मूथ मसल होते हैं उसके ऊपर A1 रिसेप्टर होते हैं। तो एडिनोसिन उस A1 रिसेप्टर के ऊपर जाएगा और वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। तो अगर एफेरेंट आर्टीरियल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है तो GFR डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। तो इसका उल्टा होता है कि अगर हमारा GFR कम हो जाए, तो अगर GFR कम हो जाता है तो क्या होता है कि सोडियम की एंट्री इन द मैक्यूला डेंसा सेल डिक्रीज हो जाती है एंड जो JG apparatus है उसमें भी जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ये दोनों स्टिमुलस होते हैं रेनिन की सिक्रीशन के। तो रेनिन सिक्रीट होगा तो रास मैकेनिज्म एक्ट करेगा जो कि इफेरेंट आर्टीरियल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, और अगर इफेरेंट आर्टीरियल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है तो GFR बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें यही लिखा है, पढ़ लेते हैं कि ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक इज अ मैकेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ GFR, increase in the glomerular capillary pressure due to increased afferent arteriolar pressure will increase the GFR, or increase in the filtration and the absorption function of PCT and DCT will increase the sodium and chloride entry in the macula densa cell, which will increase the activity of sodium potassium ATPase and adenosine formation. Increased adenosine in the macula densa cause increased calcium uptake causing afferent arteriolar constriction and it reduces the GFR. और अगर GFR is decreased due to reduced concentration of sodium chloride, it will cause secretion of prostaglandins, bradykinin and renin from the macula densa cell, leading in dilation of afferent arteriole and constriction of efferent arteriole, which will increase the GFR and increase the glomerular blood flow. ठीक है, उसके बाद है हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कमिंग इन द एल्वियोलाई, और परफ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ द ब्लड कमिंग इन द एल्वियोलाई, नियर द एल्वियोलाई। तो जो एपेक्स पर इंट्राप्लूरल प्रेशर इज -7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो इसलिए एट द एपेक्स एल्वियोलाई एक्सपेंड परफ्यूजन डिक्रीजेस एंड VP रेशियो इंक्रीजेस एट एपेक्स। Thus apex are more predisposed to tuberculosis। ये मुझसे मधुलिका मुंगा मैम ने पूछा था कि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वो एपेक्स पे ज़्यादा क्यों होते हैं। तो जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया होता है और VP रेशियो सबसे ज़्यादा एपेक्स पर होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो हवा ऑक्सीजन है वो एक्सेस में होती है, तो इसलिए वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस आराम से ग्रो कर पाता है। और क्या है जो एरोबिक बैक्टीरिया, वही है कि डिक्रीज परफ्यूजन, लेस गैस एक्सचेंज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल आर मोर वर्नरेबल टू द एरोबिक बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं हम 2018 के पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी में। एक मिनट तो देखो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मायोकार्डियल मसल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिटरमाइंस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो